नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स के साथ शो रेज योर वॉइस में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आई है, मोदी सरकार ने अपना कदम पीछे खींचा है लेटरल एंट्री के मामले में। सरकार ने जो अभी हाल में विज्ञापन दिया था, यूपीएससी ने लेटरल एंट्री यानी संयुक्त सचिव और जो उप सचिव हैं, जो केंद्र सरकार के बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने एक फैसला लिया था, यानी संघ लोक सेवा आयोग ने, कि इनकी नियुक्तियां होंगी एक तरह से बिना किसी यूपीएससी के एग्जाम के, सीधे लोगों को बड़ा अफसर बनाने की एक तैयारी चल रही थी। उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया। सरकार की ओर से सीधे यूपीएससी को पत्र लिखा गया कि इसको आप वापस लीजिए, और भारी विरोध के बाद ये एक तरह से जो ये फैसला था, इसे वापस लेना पड़ा है। और उसके पीछे विपक्ष का दबाव तो था ही, सभी का दबाव था, यानी पक्ष और विपक्ष सबका। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या। लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती, इस प्रकार की भर्ती जिसमें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं, किसी आरक्षण से जुड़े नियमावली के पालन की जरूरत नहीं, बस आप भरिए और सरकार को अगर आपका चेहरा पसंद आता है, आपका बायोडाटा पसंद आता है, तो आपको सीधे उस पद पर बैठा दिया जाएगा जिस पद पर आने के लिए एक आईएएस को भी लंबी नौकरी करनी पड़ती है। यानी सीधे सरकारी अफसर बनाने का एक ये सिलसिला था, जो पहले भी मोदी सरकार कर चुकी है, लेकिन इस बार इसका भारी विरोध हुआ था। इसमें 17 अगस्त को 45 सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के पद निकले थे, जिनकी भर्ती लेटरल एंट्री से होने वाली थी। और जब राजनीतिक विरोध बहुत ज्यादा हुआ, तो जितेंद्र सिंह, जो कार्मिक राज्य मंत्री हैं, उन्होंने यूपीएससी को पत्र लिखा और इस विज्ञापन को रद्द करने की बात कही, यानी यह विज्ञापन पूरी तरीके से खारिज हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका विरोध किस स्तर पे हुआ। यहां पर आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे ही यह फैसला आया, उन्होंने ट्वीट किए लगातार, संविधान को तार तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वॉर। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरीज के कम से कम पहला 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, वो सवाल पूछना है, जाहिर है नहीं है। फिर वो लिखते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी यूपी में, जिसको हाईकोर्ट ने इसलिए रद्द कर दिया कि उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया था, उसको भी मुद्दा बनाया और उसको भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। और फिर राहुल गांधी, उन्होंने भी इस पर कड़ा विरोध जताया। लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स, ओबीसी एंड आदिवासीज। बीजेपी डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ राम राज्य, सीक्स टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्नैच रिजर्वेशन फ्रॉम बहुजन्स। ये उन्होंने 19 अगस्त को अपना ट्वीट किया था। चारों तरफ से विरोध हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा विरोध कहां से हुआ, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह विरोध हुआ खुद एनडीए की ओर से, यानी उनके जो भाजपा के सहयोगी हैं, चिराग पासवान। वो कहते हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, उसमें मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है। और फिर जेडीयू ने भी विरोध किया और एक नसीहत दी प्रधानमंत्री मोदी को। ये केसी त्यागी हैं, जो महासचिव हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि वे लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे, इसमें राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। और यह बात आप खास तौर पर देखिए, केसी त्यागी बता रहे हैं मोदी को कि अगर आपने ऐसा किया तो कांग्रेस पार्टी जिस कदर इसका विरोध कर रही है, उसके बाद पिछड़ों के चैंपियन तो राहुल गांधी बन जाएंगे, यानी आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो राहुल गांधी का जो ये प्रहार था, इससे पीएम मोदी लाचार हो गए और फिर इस पूरे विज्ञापन को वापस लेने का फैसला किया गया। ये पूरा मसला सिर्फ यहीं तक नहीं, आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव,
उन्होंने भी इसका जबरदस्त विरोध किया। लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी समाज के लोग सचिवालय में बैठे। तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया। तो चारों तरफ से मोदी सरकार घिर गई और खास तौर पर यूपी में जो अभी फैसला हुआ है हाई कोर्ट का, जिसमें बताया गया है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें जो ओबीसी और दलित थे उनका जो आरक्षण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 27% आरक्षण ओबीसी को होता है। यूपी में महज उन्हें 3.6% और 21% वहां एससी यानी दलितों का आरक्षण है, क्योंकि वहां पर आदिवासी समाज बहुत कम है। तो 21% दलितों को है, उसमें बमुश्किल 16% के आसपास आरक्षण दिया गया था। बाकी जो लोग नंबर आए उन सबको सामान्य मान लिया गया क्योंकि उनके नंबर ज्यादा थे। जबकि नियम यह है कि अगर नंबर आपके ज्यादा हैं और आप जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसमें आते हैं तो कोई फर्क नहीं है कि आप किस वर्ग से हैं, आपको जनरल में गिना जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने वहां एक गड़बड़ी की, हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया और पूरा विपक्ष इसको एक प्रमाण बता रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण की विरोधी है और संविधान की विरोधी है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। तो कुल मिलाके ये सरकार पूरी तरीके से परेशान हो गई। लेकिन पिछली बार भी ये हुआ था। पिछली बार यानी 2019 में ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं 8 बनाए गए थे। 2022 में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर बनाए गए थे। 2023 में 37 पदों की सिफारिश की गई जिनमें 20 अधिकारी शामिल हुए। 5 साल में बीते 63 ऐसे बड़े अफसरों की नियुक्ति हुई जिन्होंने कोई यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं किया था। सीधे मोदी सरकार को चेहरा पसंद आया, बायोडाटा पसंद आया और उन्हें अफसर बना दिया गया। वो बड़े अफसर, छोटे मोटे नहीं, वो बड़े अफसर जो नीतियां बनाते हैं, जो तय करते हैं कि बजट कहां कितना खर्च होगा। और राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर जो बड़े नौकरशाह हैं उसमें दलितों और पिछड़ों की तादाद इतनी कम क्यों है, और जब वहां कम है तो फिर यहां तो कोई उसका नजर ही नहीं आ रहा था। एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या इससे एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जैसा आरोप लग रहा था। और यही वजह है कि सरकार बैकफुट पर गई और इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपको यहां मिलेगा। ये अश्विनी वैष्णव जी हैं जो हमारे रेल मंत्री हैं। जब फैसला हुआ तो उन्होंने क्या तारीफ लिखी लेटरल एंट्री के बारे में और कांग्रेस के विरोध को क्या कहा। INC hypocrisy is evident on lateral entry matter. It was the UPA government which deployed the concept of lateral entry. The second Administrative Reforms Commission (ARC) was established in 2005 under UPA government. Shri Veerappa Moily chaired it. UPA period ARC recommended recruitment of experts to fill the gaps in roles that require specialized knowledge. NDA government has created a transparent method to implement this recommendation. Recruitment will be done through UPSC in a transparent and fair manner. The reform will improve governance. यानी पूरी तरीके से तारीफ की और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि साहब ये तो वीरप्पा मोइली की सिफारिश थी, लेकिन ये लोग कायदे से करते नहीं थे। देखिए हम कायदे से करते हैं। देखिए एक फर्क है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के समय भी लेटरल एंट्री होती थी, लेकिन वो कैसी लेटरल एंट्री थी, जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मनमोहन सिंह को सरकार का हिस्सा बनाया गया, बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। या रघुराम राजन को जो दुनिया में जाने माने अर्थशास्त्री थे, उन्हें लाया गया, रिजर्व बैंक के वो गवर्नर बने बाद में। तो ऐसे लोगों को जो किसी क्षेत्र में बहुत काबिल होते हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में होता है, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उन्हें लाया जाता था, ना कि सीधे 50 पद निकालिए और फिर अपने लोगों को नियुक्त कर लीजिए। क्योंकि आरोप लग रहा था कि तमाम कुर्सियों पर उन लोगों को बिठाया जाना चाहती है, बैठाना चाहती है सरकार जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है, या फिर ऐसे कॉरपोरेट्स से जुड़े लोग हैं जो दरअसल सरकार का हिस्सा बनकर उन कॉरपोरेट्स के पक्ष में नीतियां बनाना चाहते हैं जिनकी सरकार के साथ सांठगांठ है। तो फर्क क्या है? कांग्रेस के समय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जो शख्सियत थी उनको लाया गया, जैसे मैंने बताया मनमोहन सिंह जी को या रघुराम राजन को। ऐसा नहीं कि संयुक्त सचिव या उप सचिव पद के लिए तमाम लोगों को नियुक्त कर लिया गया, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी जो खुद भी अधिकारी रह चुके हैं, उनका यू टर्न देखिए। जैसे ही यह फैसला बदला, यानी सरकार ने वापस लिया इस फैसले को, उन्होंने क्या लिखा? ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज ऑलवेज फर्मली बिलीव्ड इन सोशल जस्टिस. His programs have advanced welfare of the weakest section of our society. The decision of aligned lateral entry with principles of reservation shows PM Shri Narendra ji commitment to social justice. यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर, यानी 18 अगस्त को उन्होंने सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी कितने सामाजिक न्याय को लेकर कितने चिंतित हैं, और रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने इस फैसले को रद्द करा दिया। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब आप इसको क्या कहेंगे? 12 दिनों में यह तीसरा फैसला है जिसे सरकार ने बदला। पहला फैसला बदला जब वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें संशोधन लाई सरकार, लेकिन भारी विरोध हुआ तो उसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो भेज दिया गया। एक तरह से वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर सरकार एक बिल लाना चाहती थी जिसे कहा जाता है ब्रॉडकास्ट बिल, जिससे तमाम जो सोशल मीडिया पे लोग पत्रकारिता आजकल कर रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने की पूरी कोशिश थी, ताकि जनता की बात सामने ना आ पाए। क्योंकि जो मुख्य धारा का, कथित मुख्य धारा का मीडिया है वो तो सरकार के साथ है ही, जिसे आप गोदी मीडिया आजकल कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं, वो तो सरकार के साथ है। लेकिन बहुत लोग यूट्यूब के जरिए या तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा था। उसे भी सरकार को वापस लेना पड़ा, यानी वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, आया ही नहीं। और अब ये लेटरल एंट्री का जो पूरा फैसला था उसे भी पलटना पड़ा। तो जो महाबली मोदी की छवि थी, जो वो बनाए रखना चाहते हैं कि चाहे उनके पास बहुमत ना हो, चाहे वो बैसाखियों पर हो, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी उतने ही ताकतवर हैं, ये बताने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये आपके सामने है। बार बार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। यानी ये जो मोदी 3 जिसको कहा जाता है, यानी तीसरा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में मोदी जी की पूरी जो ताकत थी वो अब उनकी बैसाखियों पर है। बैसाखी खासतौर पर जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी, और ये जरा सा भी हिलती डुलती हैं तो सरकार डर जाती है। और राहुल गांधी जिस तरीके से सामाजिक न्याय के सवाल को, जिस तरीके से आरक्षण के सवाल को लगातार तीव्र से तीव्रतर करते जा रहे हैं, और जाति जनगणना के प्रश्न को अब बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और पूरा अभियान उन्होंने बना दिया है, ऐसे में सरकार घबरा गई कि बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जो दबाव पड़ रहा है उसके सामने मोदी जी के लिए अब कोई चारा नहीं था कि उन्होंने ये फैसला वापस लिया। तो क्या ये सरकार लगातार हर तरीका अख्तियार कर रही है आरक्षण समाप्त करने का? कोशिश तो यही है उसकी, लगातार वो अपनी हरकतों से ये बात सामने लाती है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसने तो जैसे उस पर मुहर लगा दी। अब सवाल यह है कि आखिर ये लूट, यानी आरक्षित पदों की जो लूट है, इसका जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा? सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रेज योर वॉइस। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।